नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि हजारों साल से मतलब सदियों से जो पेड़ पौधे और जानवर इस धरती पर थे, उनकी नस्लें आज भी कैसे चल रही हैं? ये जिंदगी का सिलसिला कभी थमता क्यों नहीं, है ना? तो चलिए आज इसी राज को खोलते हैं और समझते हैं कि ये जिंदगी अपनी कहानी को आखिर आगे बढ़ाती कैसे है। तो देखिए, आज की हमारी बातचीत में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि हर जीव के पास भाई कितना वक्त होता है, जिसे जीवन काल या लाइफ स्पैन कहते हैं। फिर हम उस कमाल की प्रक्रिया को समझेंगे जो जिंदगी को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए रखती है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कुछ जीव अकेले ही अपनी नस्ल को आगे बढ़ा लेते हैं और कुछ को एक पार्टनर की जरूरत पड़ती है। और हाँ, आखिर में इन दोनों तरीकों में क्या फर्क है वो भी समझेंगे। तो देखिए, इस दुनिया में जो भी आया है उसका एक ना एक दिन अंत तो पक्का है। पर सवाल यह है कि ये अंत आता कब है? क्या सबकी जिंदगी की घड़ी एक ही स्पीड से चलती है? चलो इसी का पता लगाते हैं। अब यहां एक बहुत ही मजेदार बात है, एक पहेली जैसी। एक तरफ है कौवा और दूसरी तरफ तोता। दोनों का साइज देखिए लगभग एक जैसा ही है ना, लेकिन इनकी उम्र, अरे भाई उम्र में तो जमीन आसमान का फर्क है। एक कौवा मुश्किल से 15 साल जीता है और वहीं एक तोता 140 साल तक जी सकता है। सोचिए जरा। तो बस इसी को हम कहते हैं जीवन काल या लाइफ स्पैन। मतलब किसी भी जीव के जन्म से लेके उसकी नेचुरल डेथ तक का जो टाइम होता है ना, वही। और हाँ, यहाँ नेचुरल का मतलब समझना जरूरी है। मतलब वो मौत जो बुढ़ापे से हो, ना कि किसी बीमारी या एक्सीडेंट से। तो कौवे और तोते वाले एग्जाम्पल से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि किसी जीव का साइज देखकर उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बड़ा जानवर ज्यादा जिएगा। अरे एक छोटा सा कछुआ एक बहुत बड़े हाथी से कहीं ज्यादा जी लेता है। तो मतलब साइज और उम्र का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। अच्छा, एक मिनट। अगर हर जीव को एक दिन मरना ही है, तो फिर यह कैसे हो रहा है कि लाखों सालों से डायनासोर के टाइम से लेकर आज तक इतनी सारी प्रजातियां जिंदा हैं? मतलब शो तो चल ही रहा है। इसका जवाब कुदरत के एक बहुत ही खास करिश्मे में छुपा है। और वो करिश्मा है रिप्रोडक्शन, यानी जनन। ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी जीव अपने जैसे ही नए जीव अपनी संतान पैदा करता है। और इसीलिए तो हाथी का बच्चा हाथी ही दिखता है और आम के पेड़ पर आम ही लगते हैं, सेब नहीं। यही तो है जिंदगी के आगे बढ़ते रहने की गारंटी। अच्छा, अगर हम थोड़ा जूम इन करें, बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो ये पूरा काम 3 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले एक सेल, एक कोशिका खुद को डिवाइड करती है, मतलब बढ़ जाती है। फिर वो अपने जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी अपनी डीएनए की एक कॉपी तैयार करती है। और बस आखिर में इन्हीं नई कोशिकाओं से एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की दुनिया के पहले सुपरस्टार की। इसको एक सोलो परफॉर्मेंस की तरह समझिए, जहां एक अकेला आर्टिस्ट ही स्टेज पर है और वो अपनी हजारों लाखों कॉपीज बना सकता है। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जनन। इसके नियम बड़े सीधे हैं। सिर्फ एक पेरेंट, कोई मेल फीमेल का चक्कर नहीं। और जो बच्चा पैदा होता है वो तो बिल्कुल अपने पेरेंट की जेनेटिक ज़ेरॉक्स कॉपी होता है। इसी को क्लोन कहते हैं। और हाँ, अपनी आबादी बढ़ाने का ये सबसे तेज और सबसे आसान तरीका है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है फिशन, यानी विखंडन। ये जो अमीबा दिख रहा है ना, ये बस बीच से 2 हिस्सों में बट जाता है। और कमाल की बात यह है कि दोनों हिस्से एक एक नया पूरा अमीबा बन जाते हैं। बस एक से हो गए 2, सिंपल। ये बात ना एक बहुत ही हैरान करने वाले आइडिया पर ले जाती है। एक तरह से सोचें तो अमीबा जैसे जीव अमर हैं, इमॉर्टल। मतलब उनकी तो कभी मौत ही नहीं होती। पेरेंट की बॉडी ही तो डिवाइड होकर बच्चे बन गई। वो खुद ही अपनी अगली पीढ़ी है। कमाल है ना? अब एक दूसरा तरीका देखते हैं, बडिंग यानी मुकुलन। हाइड्रा जैसे जीवों में क्या होता है, जैसे यहां दिख भी रहा है, उनके शरीर पर एक छोटा सा बड, एक कली जैसा कुछ निकलने लगता है। धीरे धीरे ये बड़ा होकर एक नन्हा सा हाइड्रा बन जाता है और फिर अपने पेरेंट्स से अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। और फिर आता है फ्रैगमेंटेशन, यानी खंडन। अब स्पाइरोगारा जैसे कुछ जीव तो और भी कमाल के होते हैं। मान लीजिए अगर वो किसी वजह से टुकड़ों में टूट भी जाए ना, तो हर एक टुकड़ा, जी हां हर एक टुकड़ा, फिर से ग्रो करके एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है। ये तो कुदरत की अपनी सुपर हीरो पावर है, रीजनरेशन। तो ये तो हुई सोलो परफॉर्मेंस की बात। अब स्टेज पर बुलाते हैं एक डुएट को। मतलब ये रिप्रोडक्शन का वो तरीका है जहां कहानी को आगे बढ़ाने के लिए एक पार्टनर, एक साथी की जरूरत पड़ती है।
इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जनन। इसमें आमतौर पर दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। जब इनके स्पेशल सेल्स यानी गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है, उसमें दोनों पेरेंट्स के गुण, दोनों के फीचर्स मिक्स होकर आते हैं। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक वेरिएशन। मतलब कोई भी दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, और यही वेरिएशन, यही भिन्नता एवोल्यूशन यानी विकास का असली इंजन है। जो भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनकी जिंदगी के मोटे तौर पर 3 फेज होते हैं। पहला, जुवेनाइल फेज या बचपन, जब शरीर सिर्फ ग्रो करता है। दूसरा, रिप्रोडक्टिव फेज यानी जवानी, जब वो बच्चे पैदा करने के काबिल होते हैं। और तीसरा, सेनेसेंट फेज यानी बुढ़ापा। इस पूरे प्रोसेस को भी हम 3 बड़े इवेंट्स में बांट सकते हैं। पहला इवेंट है फर्टिलाइजेशन से पहले की तैयारी, यानी प्री फर्टिलाइजेशन। फिर आता है असली मैजिकल मोमेंट, फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होकर एक हो जाते हैं। और आखिर में तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब वो एक सेल एक पूरे नए जीव में डेवलप होना शुरू होता है। तो हमने 2 अलग-अलग मास्टर प्लान देख लिए, एक सोलो और एक ड्यूएट। पर सवाल तो ये उठता है कि अगर मकसद सिर्फ अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना है, तो नेचर ने 2 इतने अलग-अलग रास्ते क्यों बनाए? इसकी क्या जरूरत थी? ये टेबल ना पूरी कहानी को एक साथ दिखाती है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तेज है, आसान है, आबादी फटाफट बढ़ाता है, पर सारे बच्चे क्लोन होते हैं, बिल्कुल एक जैसे। दूसरी तरफ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, धीमा है, कॉम्प्लेक्स है, पर ये लाता है वेरिएशन, मतलब विविधता। और यही विविधता किसी भी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में जिंदा रहने और इवॉल्व होने में मदद करती है। तो एक तरीका तेज है तो दूसरा ज्यादा मजबूत। चलिए अब 1 नंबर पर गौर करते हैं, 12, सिर्फ 12 साल। इसका रिप्रोडक्शन से क्या लेना देना हो सकता है भला? ये नंबर जुड़ा है एक बहुत ही खास फूल से, जिसका नाम है नीलकुरिंजी। ये दक्षिण भारत की पहाड़ियों पर खिलता है, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पौधा अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार फूल देता है, और वो भी पूरे 12 साल के इंतजार के बाद। सोचिए, ये नेचर की टाइमिंग का कितना गजब का एग्जाम्पल है। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर एफिशिएंसी, मतलब तेजी और कम मेहनत ही जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है, तो फिर यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो इतना धीमा, इतना कॉम्प्लेक्स और इतनी एनर्जी खाने वाला प्रोसेस है, ये इस धरती पर इतना डोमिनेंट, इतना कामयाब क्यों है? आखिर इस धीमी और मुश्किल प्रक्रिया में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।